एजुकेशन सतगुरु के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsatguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो की तरह आज भी हम अपने इस क्विज को शुरू करते हैं और आज का इसमें पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने संविधान सभा के गठन का विचार सामने रखा था। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर एम.एन. राय, सी डॉक्टर के.एम. मुंशी या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बार 1934 में, जी हाँ, पहली बार 1934 में डॉक्टर एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी ताकि देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक अच्छा संविधान मिल सके। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभिन्न घोषणाओं के आधार पर अंग्रेजों के सामने संविधान बनाने का विचार सबके सामने रखा। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया कि सर्वप्रथम किसने संविधान सभा के गठन का विचार सामने रखा था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि डॉक्टर एम.एन. राय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में संविधान के कौन से भाग में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए भाग 12, ऑप्शन बी भाग 22, ऑप्शन सी भाग 20 या फिर ऑप्शन डी भाग 3। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के भाग 3 जिसमें हमारे मौलिक अधिकार है और उन मौलिक अधिकार वाले भाग में ही सबसे पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था जो कि आर्टिकल 31 के अंदर था। लेकिन बाद में जब बहुत सारी परेशानियां होने लगी तो इस मौलिक अधिकार को इस भाग से निकालकर इसको भाग 12 में डाल दिया गया और इसको एक नए अनुच्छेद के तहत रखा गया जिसको 300A का नाम दिया गया। तो इस प्रश्न में पूछा है कि वर्तमान में संविधान के कौन से भाग में इसको स्थापित किया गया है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, यानी 12वां भाग। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। सशस्त्र विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रभावी रहता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ आपातकाल लगता है वो 3 प्रकार से लगता है, या तो युद्ध की स्थिति में, या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो इस स्थिति में कौन सा अधिकार हमारा प्रभावी रहता है, तो इसी पे आपसे प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब देश में सशस्त्र विद्रोह होता है तो समानता का अधिकार छीन लिया जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है। और सशस्त्र विद्रोह के दौरान अनुच्छेद 19 भी हमारे पास नहीं रहता और अस्पृश्यता का अंत, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो इसमें आखिरी में ऑप्शन बच जाता है वो ऑप्शन डी है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर सशस्त्र विद्रोह की बात हो रही है तो इसमें हमारा जो अनुच्छेद 19 है यानी स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें ये हमारे पास नहीं रहता। अगर देश में बाह्य युद्ध है या बाहरी आक्रमण हुआ है तो ये वाला अधिकार भी हमारे पास बचा रहता है। अब यहाँ सशस्त्र विद्रोह की बात करी है तो इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रभावी रहता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 20। दोस्तों अगर हम अनुच्छेदों के आधार पर बात करें तो अनुच्छेद जो 20 है वो 2 सिद्धि के विरुद्ध अधिकार हमें देता है। अनुच्छेद 21A है वो हमें शिक्षा का अधिकार देता है और अनुच्छेद जो 21 है वो हमें कुल 34 प्रकार के अधिकार इसमें देता है। इतिहास में जो हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है, क्योंकि इसमें प्राण एवं दैहिक, जी हाँ, क्योंकि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, तो ये भी हमारे इसी में आता है। तो उसमें पूछा कि हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो आर्टिकल 21 से है, क्योंकि यही हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि जेवीपी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए संविधान में संशोधन से, बी राष्ट्रपति के चुनाव से, सी राज्यों के गठन से, या फिर डी आपातकालीन प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो देश की आजादी के बाद से ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करी गई थी। इसके लिए धर आयोग को बनाया गया था, जेवीपी, जी हाँ जेवीपी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी फोर पट्टाभी सीतारमण, इन तीनों के ही अध्यक्षता में राज्यों के गठन को लेकर इस समिति को बनाया गया था, क्योंकि इनका जो काम था वो भाषा के आधार पर राज्यों के अस्तित्व को लेकर था। और क्योंकि आपसे जेवीपी समिति यानी कि जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमण थे, इनका जो संबंध है वो राज्यों के गठन से है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा, यानी राज्यों का गठन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों का गठन किया गया। ऑप्शन ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, यानी सिक्किम को ही 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत
स्थापित किया गया। यदि बात करें अपने ऑप्शन की तो मणिपुर को 1972 में यानी कि 22वें संविधान संशोधन के द्वारा और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में स्थापित किया गया था। तो हमें यहाँ 36वें संविधान संशोधन 1975 के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी है यानी आंध्र प्रदेश। जैसे कि आप जानते हैं कि 1953, जी हाँ 1953 में आंध्र प्रदेश के अंदर एक हड़ताल की गई थी जिसमें रामा पोटलू, जी हाँ रामा पोटलू के नाम से एक व्यक्ति थे जो लगातार 50 दिन तक हड़ताल पर रहे थे और इसी हड़ताल के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तो जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ और इसी को लेकर 1953 में भाषा के आधार पर देश के पहले राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो इसमें भाषा के आधार पर प्रथम राज्य के गठन की बात करी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन ए लोक नियोजन में क्षमता, बी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, सी दो सिद्धि के विरुद्ध अधिकार या फिर डी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है यानी कि दो सिद्धि के लिए अधिकार। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ विदेशियों की भी बात हो रही है, तो लोक नियोजन में यानी कि सरकारी नौकरियों में हम उनको अधिकार नहीं दे पाते। बी उनको अपनी बातें कहने का तो अधिकार है, लेकिन अगर बात हो जाए सशस्त्र विद्रोह और युद्ध जैसे समय में तो उनके ये अधिकार उनके पास नहीं रहते। यहाँ तक कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार केवल हमारे नागरिकों को है, तो इनका भी विदेशियों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन ये बच जाता है कि दो सिद्धि के लिए अधिकार। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान ने न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी दो सिद्धि के लिए अधिकार दिया है। तो इसमें इसी को पूछा गया है, तो इसका सही आंसर भी यही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या फिर ऑप्शन डी भाग 4। जैसे कि बात करें भाग ए की तो इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, इसमें हमारी नागरिकता की बात की गई है, इसमें हमारे नीति निर्देशक तत्वों की बात करी गई है। तो ये भाग बचता है जिसमें हमारे हैं मौलिक अधिकार। जी हाँ, मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है और क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में मैग्ना कार्टा को अधिकारों से जोड़ा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हमारा सी होगा, क्योंकि भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा हमारे मौलिक अधिकारों को ही दी गई है जो कि ब्रिटेन से संबंधित है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ही मैग्ना कार्टा को वहां के मौलिक अधिकार कहा जाता है। चलिए आखिर में बात कर लेते हैं आज के आखिरी प्रश्न की कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 कितनी उम्र तक के बच्चों को सभी व्यावसायिक एवं प्रक्रियाओं में रोजगार से निषिद्ध करता है। ऑप्शन ए 14 वर्ष तक, बी 15 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक या फिर डी 18 वर्ष तक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 14 वर्ष तक। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान में आर्टिकल 21A, जी हाँ आर्टिकल 21A में 6 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का एक मौलिक अधिकार है। तो ये जो हमारा अधिनियम है 2016 का बाल एवं श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम, ये 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को ही हर व्यावसायिक और प्रक्रिया में रोजगार से निषिद्ध करता है। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए ही है। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।